एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आप अभी चारों तरफ देख रहे हैं कि आखिर 13 फेब को जो मणिपुर के सीएम थे एन बिरेन, इनके द्वारा रिजाइन कर दिया जाता है। और उसके बाद से आपने देखा कि काफी समय से जो मणिपुर है, मणिपुर में एथनिक वायलेंस जो है वह लगभग चल रहा है, 1 साल से ज्यादा हो गया। और यहाँ पर ये जो एथनिक वायलेंस है बेसिकली 2 कम्युनिटी के बीच में, मैते एंड कुकी। तो अभी आपने देखा कि हाल फिलहाल में यहाँ पर जो प्रेसिडेंट रूल है ये इंपोज कर दिया। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह क्या कहता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन कौन से आर्टिकल है जो कि आर्टिकल 356 और प्रेसिडेंट रूल के इंपोजिशन इंप्लीमेंट से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहता है, बॉम्बई केस जो है वह इसके बारे में क्या कहता है। यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि 356 की जो फ्रीक्वेंसी है वह 1990 के बाद क्यों आखिर कम हो गई, डिक्लाइन हो गई। विधानसभा का जो है वह इसमें क्या रोल है, विधानसभा का क्या होगा। 356 का जो अप्रूवल है वह कौन देगा, किस तरीके से मिलेगा, 356 का जीवन काल कितना होगा। और एक और बात की आखिर क्यों हम मणिपुर को एक फुटबॉल के स्टेडियम से कंपेयर करते हैं। तो इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हम देखेंगे कि देखो आर्टिकल 356 का यूज किया जाता है एक तरह से कि केंद्र सरकार का जो है वह किसी स्टेट पर कंट्रोल बना रहे अगर वहां संवैधानिक तरीके से सरकार नहीं चल रही है तो। हालांकि मिसयूज इसका कई बार किया गया। देश में अगर हम देखेंगे तो लगभग शायद 134 बार के आसपास, 134, वैसे हम 100 प्लस याद रख सकते हैं कि 100 बार से ज्यादा 356 यानी राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल किया गया है। और बेसिकली ये टूल इसलिए यूज किया जाता है कि अगर स्टेट जो है वह ठीक तरीके से गवर्न कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली नहीं कर पा रहा है तो राष्ट्रपति ने डायरेक्ट उसको अपने अंडर में ले लिया, राष्ट्रपति शासन लग गया। और ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 356 जो है वह कहता है। आप देखेंगे कि मणिपुर में ये 11वीं बार बच्चे, मणिपुर में 11वीं बार जो है वह राष्ट्रपति शासन लगा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि फर्स्ट टाइम, पहली बार 1967 में लगा था। और अगर हम सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टाइम देखें कि सबसे लंबा ऐसा राष्ट्रपति शासन कौन सा चला था, तो बच्चे ये चला था 2 साल, 2 ईयर एंड 157 डेज। ठीक है, तो ये सबसे लंबा यहां पर मणिपुर में रहा। इसके अलावा हम देखेंगे कि यूपी में भी जो है वह 10 बार से ज्यादा लग गया, जबकि वहां पर तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं दिखती जैसे कि हमें जम्मू कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट में दिखती है, मणिपुर में दिखती है। वहां क्यों लग गया, पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स है, कंडीशंस हैं। तो यहां पर बेसिकली इस पूरे की अगर हम बात करें कि अगर स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट को ठीक तरीके से गवर्न नहीं कर पा रही है, राष्ट्रपति शासन लगा दो, एक अच्छा तरीका है कि चलो हमने देश को संविधान के हिसाब से जो है वह चला लिया। अब हम देखेंगे बच्चों कि बेसिकली मणिपुर जो है, पहले थोड़ी सी इसकी कहानी समझो कि आखिर मणिपुर को फुटबॉल का जो प्लेग्राउंड है वह क्यों कहा जाता है, इसको कंपेयर क्यों किया जाता है। बच्चे अगर आप इसमें घाटी एरिया देखेंगे ना, तो ये जो एरिया है ना यहाँ पर, ये इसका घाटी एरिया है। तो ये हो गया लाइक अ फुटबॉल का मैदान। ठीक है, ये क्या हो गया, ये मैदान हो गया फुटबॉल का। और ये है इम्फाल घाटी। ठीक है, ये घाटी एरिया है बच्चे इसमें। और बाकी जो है ये आसपास की पहाड़ियां, ये गैलरी हो गई, ये बाकी स्टेडियम की बाहरी चीज हो गई। तो यहां पर आप देखेंगे कि इम्फाल जो घाटी है बच्चे, ये मैदान है और ये भूभाग का 10% है। कितना है, ये यहाँ का जो भूभाग है इसका 10% है। और बाहरी जो यहाँ का हम देखेंगे कि बाहरी जो भूभाग है, या फिर हम गैलरी इसको कह दे, तो जो बाकी पहाड़ी मैदान है यहाँ का, जो यहाँ की पहाड़ियां है बच्चे, ये 90% भूभाग है। ठीक है, ये कितना कैप्चर करता है, लैंड का 90%। अब देखो इसमें जो मेन आपको अंतर देखने को मिलेगा कि इस 10% में रहते हैं बच्चे मैतेई समुदाय, इसमें मैतेई समुदाय रहते हैं। ठीक है, याद रखना ये जो मैतेई समुदाय है ये यहाँ पर बहुसंख्यक है। और अगर मैं आपसे मणिपुर की विधानसभा की बात करूं बच्चे, इसकी विधानसभा में 60 सीटें हैं। कितनी है, 60। इसकी विधानसभा जो है वह 60 सीट की है। यहाँ मणिपुर का अपना विधानसभा भी, मणिपुर का अपना हाईकोर्ट भी है। तो बच्चे मैतेई जो कम्युनिटी है ना, इसके पास 40 सीट है। ध्यान रखना 60 में से 40 सीट। और जब ये 90% भूभाग की बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कुकी और बाकी समुदाय है ये यहाँ पे रह रहा है और ये एसटी में आएगा। ठीक है, मैतेई जो है वह एसटी स्टेटस चाहता है ताकि उसको लाभ मिले। मेन एथनिक वायलेंस जो है वह स्टार्ट होता है
कि जो मैतेई है वो चाहता है कि इसको लाभ मिले, ऑलरेडी बहुसंख्यक है, 40 सीटें विधानसभा की इसके पास है, आप रिप्रेजेंटेशन देखिए ना कितना है, और उसके बाद ये क्या चाहता है कि हमको एसटी का दर्जा दिया जाए, और यहां पर जो कुकी समुदाय है वो खिलाफ है इसके, जो कि एसटी है, और ये बच्चे यहां पर 20 सीट विधानसभा में इसकी, आप खुद देखिए कि ऑलरेडी जिसके पास ज्यादा अवसर है, ऑलरेडी जिसके पास ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है, अगर वो एसटी का दर्जा मांगेगा इसको और बेनिफिट मिलेंगे, तब ऐसे में प्रॉब्लम होगी, दूसरे वाले को नहीं होगी। तो यहां पर क्या हुआ कि मणिपुर के हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया और कहा कि देखो 1949 के आसपास तक अगर हम देखें तो यहां पर जो मैतेई कम्युनिटी है इसको एसटी का दर्जा पहले था, तो इसने कहा कि हमारा वो जो दर्जा है ना वो फिर से रिवैम्प कर दो, ये दर्जा हमारा फिर से हमें दे दो, रिज्यूम कर दो। बट मैतेई जो यहाँ पे कुकी कम्युनिटी है ना वो इस चीज के खिलाफ थी कि नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अवसर और प्रतिनिधित्व इनके पास ज्यादा है, तो ऐसे में तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो यहां पर इसने मना कर दिया। ठीक है, आप देखेंगे कि अधिकांश अगर हम धर्म के आधार पर देखें तो जो मैतेई है वह ज्यादातर हिंदू है, बाकी यहां पर मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, जो कुकी एंड बाकी सब लोग हैं, है ना, मुख्यतः वहां पे ईसाई भी हैं। तो यहां पर आप देखेंगे अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर बच्चे 1972 में जो मणिपुर है वह 19वां राज्य बना था, 19th स्टेट बना था, हमारे देश का 19वां राज्य बना था। और यहां पर आप देखेंगे कि बेसिकली इनर लाइन परमिट की जो मांग है वो भी उठती रहती है कि अगर कोई और यहां पे प्रवेश करे तो वो बेसिकली एक परमिट को लेकर आए। ठीक है, तो इनर लाइन परमिट से भी मुद्दा जो है वह जुड़ता है। इसके अलावा आपने अपसपा का वाला विवाद जो है वह भी यहां पर सुना होगा। तो ये यहां पर कुछ केसेस से जुड़ी हुई जानकारियां थी। अब हम चलते हैं कि देखो हमने बेसिकली बात कर ली थोड़ी सी एथनिक वायलेंस की, हमने देखा कहां कहां कब कब कैसे लगा, और फुटबॉल का स्टेडियम क्या है, इसकी संरचना क्या है, मेन विवाद जो है वह किन के बीच में है। थोड़ी सी चर्चा बच्चे हम करते हैं अब आर्टिकल 356 की। देखो आर्टिकल 356 कब लगता है, जब यहाँ के जो गवर्नर है बेसिकली वह सिफारिश कर दे, जब यहाँ के जो गवर्नर है बच्चे वो सिफारिश कर दे कि जो इस राज्य का जो शासन है बेसिकली, है ना, जो इस राज्य का शासन है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। गवर्नर ने तो ये कह दिया, रिकमेंड कर दिया। अब रिकमेंड कर दिया और इसके बाद से क्या हुआ, अगर राष्ट्रपति का ये विवेकाधिकार है, डिस्क्रिशनरी पावर है, राष्ट्रपति को लगता है कि बात तो सही है, वहां पे ये प्रॉब्लम हो रही है, लंबे समय से राज्य के वश का नहीं है कि अब उसको संभाल पाए, ऐसे में राष्ट्रपति शासन को इंपोज कर दिया जाए। तो बेसिकली बच्चे कोई ऐसी लिस्ट नहीं है, आर्टिकल 356 में कोई ऐसी लिस्ट नहीं मेंशन की गई, ना ही कोई ऐसे रीजन मेंशन किए गए हैं कि इन आधारों पर आप 356 को इंपोज कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम समझ में आता है कि इसका दुरुपयोग, इसका मिसयूज, जैसे कि अगर हम डॉक्टर अंबेडकर की बात करें बच्चों, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने इसको डेड लेटर कहा था कि ये एक डेड लेटर की तरह होना चाहिए, और सरकारिया कमीशन ने भी यही कहा था कि इसका जो यूज है वह लास्ट रिसोर्ट के रूप में होना चाहिए, इसका यूज आसानी से नहीं किया जाना चाहिए। अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट में मान लीजिए कि दूसरी पार्टी की सरकार है, स्टेट में दूसरी पार्टी की सरकार है, तब ऐसे में वह राष्ट्रपति शासन लगा दो तो वो केंद्र के अधीन आ गए, तो फिर काहे का फेडरलिज्म। जैसे आप देखेंगे कि हमारे देश में हमने भले फेडरलिज्म अपनाया, बट पॉलिटिकल पार्टीज ने इस चीज को लागू नहीं होने दिया, क्योंकि उनके टर्म्स ऐसे रहे ना। जैसे कि जब देखो मैं एग्जांपल बताती हूँ, मोरारजी देसाई जी की सरकार आती है तो उन्होंने देखा कि जहां जहां पे कांग्रेस की सरकार लगा दो 356 और कर लो अपने कंट्रोल में। अब आ गए इंदिरा गांधी, सेम इंदिरा गांधी जी ने भी नहले पे दहला कर दिया। तो यहां पर क्या है कि 356 का जो दुरुपयोग है वो ज्यादा किया जाता है, फेडरलिज्म को खतरा है, और इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन कर दिया, आपातकाल जैसी व्यवस्थाओं को इसलिए शामिल कर दिया गया ताकि अगर हमारे पास कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि केंद्र का अब एक तरह से नियंत्रण और पावरफुल होना ज्यादा जरूरी है देश को बचाने के लिए, संवैधानिक तंत्र को बचाने के लिए, तो केंद्र के पास हाथ में पावर रहे, इसलिए इमरजेंसी है, ना कि इसका मिसयूज करने के लिए। तो यहां पर बच्चे इसका मिसयूज बहुत हुआ और इसलिए यूपीएससी ने मेंस में भी यही क्वेश्चन पूछा था। अब आगे देखो कि मैं बताती हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बेस बेसिकली कहां है, कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि हमें आर्टिकल 356 के इंप्लीमेंट से जुड़े हुए हैं, एक बेस देते हैं। एक तो आर्टिकल 355, आर्टिकल 355 कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका ये दायित्व है कि स्टेट गवर्नमेंट को बाहरी आक्रमण से बचाए, ये स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का दायित्व है। ठीक है, तो यहां पर ड्यूटी की बात जो है वह की गई है। याद रखना बच्चे, अगर मान लीजिए कोई बाहरी आक्रमण हो जाता है तब ऐसे में यहां पर 356 लगेगा, क्या
तब इसमें ये कहा गया है कि नहीं, यहां पर तो अब 352 लगेगा, नेशनल इमरजेंसी वाला मामला है। 356 की बात करेंगे बच्चे, ये बात करेगा राष्ट्रपति शासन की। इसमें बात की गई है राष्ट्रपति शासन की, मतलब, और इसमें दो बेस भी दिए गए हैं, दो आधार भी दिए गए हैं। पहला आधार जो कि 356 में दिया गया है, दूसरा आधार जो कि 365 में दिया गया है। पहला आधार ये कहता है कि अगर संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई तो लगा दो राष्ट्रपति शासन, यही बात कही, लिस्ट नहीं बताई प्रॉपर। 365 ये कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अगर निर्देश दिए हैं और अगर इन निर्देशों को नहीं माना है, तब भी ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। 356 बात करता है अध्यादेश की, 357 बात करता है ऑर्डिनेंस पावर की। ठीक है, तो यहां पर ये 4 आर्टिकल्स है जो कि इससे जुड़े हुए हैं। मेन आर्टिकल 356 जो कि फाइनली संवैधानिक तंत्र के फेल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन को इंपोज करेगा, ये 356 आर्टिकल है। ठीक है, अब देखो बच्चे कि बेसिकली हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां क्या क्या है ये भी हमने देख लिया, ग्राउंड की भी हमने बात कर ली। तो यहां पर हम देखेंगे कि अब यहां पर क्या हो गया कि राष्ट्रपति शासन लग गया, मतलब राष्ट्रपति का एक तरह से प्रत्यक्ष नियंत्रण जो है वह हो गया। जो वहां की निर्वाचित सरकार थी उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसको बैठा दिया गया कि अब आप बैठो और सारे निर्देश और सारी चीजें अब केंद्र सरकार से प्राप्त हो रहे हैं। जो वहां पे सचिव है, जो राज्यपाल है, उनकी सहायता से जो अब राज्य है वो बेसिकली चलेगा, ये बात हो गई। ठीक है, अब देखो इसका अप्रूवल कैसे मिलेगा, इसका अप्रूवल कैसे मिलेगा, पहले अप्रूवल बता दूं फिर सुप्रीम कोर्ट के केस बता देती हूं। बच्चे अप्रूवल के लिए दोनों सदन से ना 2 माह के भीतर, विद इन 2 मंथ आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपको अनुमोदन जो है वह लेना पड़ेगा। ठीक है, विद इन 2 मंथ। एक बात बताओ, ऐसा हो भी तो सकता है कि हमारे यहाँ लोकसभा उस समय सत्र में ना हो। अगर लोकसभा भांगे तब ऐसे में क्या होगा, तब आपने क्या किया, राज्यसभा से अप्रूवल ले लिया, और जब नई लोकसभा जो है वह आ गई तो नई लोकसभा जो है विद इन 30 डेज में आपको अप्रूव देगी, विद इन 30 डेज में आपको जो अप्रूवल है वह देगी। ठीक है, क्लियर है। और इसके अलावा बच्चे हमने देखा कि विद इन 2 मंथ्स दोनों हाउसेस से आपको अप्रूव कराना होगा। अगर अप्रूव नहीं होता है तो ऐसे में ये ऑपरेट नहीं होगा। मान लो अप्रूवल नहीं मिला, तभी आगे ऑपरेट नहीं किया जाएगा, आगे ये कार्यान्वित नहीं होगा। ठीक है, और अगर एक सदन सत्र में नहीं है, मान लीजिए डिसॉल्व हो गई, तब विद इन 1 मंथ आपको अप्रूवल लेना होगा, जब लोकसभा आ गई तब। अब बात आती है बच्चे कि इसकी लाइफ क्या होगी, कब तक आखिर चलेगा। 356 अगर लग गया तो चलेगा कब तक, इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कब तक ये चलेगा। तो विद इन, देखो आपने देखा कि 6 मंथ इसकी लाइफ है कि अप्रूवल मिल गया, अप्रूवल के बाद 6 मंथ तक ये चलेगा। और बच्चे इसको, इसकी अधिकतम सीमा जानते हो कितनी है, अधिकतम अवधि, अधिकतम अवधि है इसकी 3 साल। अधिकतम अवधि क्या है बच्चे, 3 साल। और ये 3 साल ऐसा नहीं इकट्ठा बढ़ा दिया, हर 6 महीने में, हर 6 माह में अनुमोदन, हर विद इन 6 मंथ आपको अप्रूवल फिर से लेना पड़ेगा। हर 6 माह में आपको जो अनुमोदन है वो कराना होगा। ठीक है, और इस तरीके से हर 6 माह में आप कराते जाओ और 3 साल तक इसको लेकर जाओ। ठीक है, याद रखना अगर लोकसभा मांगे तब तो ये 30 डेज ही चलेगा, लोकसभा आ गई तब उसके बाद ये जब अप्रूवल मिल जाएगा देन आगे चलेगा। ठीक है, क्लियर है इस बात को। तो हर 6 मंथ में आपको अप्रूवल लेना होगा, तब जाके इसका जीवन काल जो है वो आगे बढ़ेगा। अब मैंने आपको कहा बच्चे कि बेसिकली इसका मिसयूज बहुत ज्यादा होता है। मैंने आपको मोरारजी देसाई जी की बात कर दी, मैंने आपको इंदिरा गांधी जी की बात बता दी कि आखिर जब इनकी सरकारें आती है तो कैसे अपने विपरीत पार्टी वाले जो भी स्टेट थे उसमें ये राष्ट्रपति शासन लगा देती हैं। तो यहाँ पे ये क्या था, इसका दुरुपयोग। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वह कहता है कि काहे का फेडरलिज्म, अगर ऐसे ही पॉलिटिकल जो पार्टीज गेम है ये करना है, अगर आपको केवल पॉलिटिकल के हिसाब से जाना है तब तो ये बहुत गलत है ना। तो यहाँ पर बच्चे पार्टी पॉलिटिक्स के चलते ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि 356 का मिसयूज होगा, और यही रीजन है कि उन्होंने कहा था कि इसको एज अ डेड लेटर रखा जाना चाहिए। अब बच्चे 1994 में आता है बॉम्बे केस। बॉम्बे केस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखो ये बेसिकली इसका जुडिशियल रिव्यू होगा, आपने क्यों लगाया है इसका जुडिशियल रिव्यू कराया जाएगा। और जुडिशियल रिव्यू इस बात पर होगा कि आपने दुर्भावना के आधार पर लगाया है, आपका जो केस, मतलब आपने, आपका ग्राउंड मेलाफाइड है, अगर आपने जिस आधार पर 356 को इंपोज किया है वो असंवैधानिक है, अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मेलाफाइड है, या फिर ये आर्बिट्रेरी है या मनमाने तरीके से लगाया गया है, तब भी आर्टिकल 356 को जो लगाया गया है उसकी न्यायिक समीक्षा होगी।
बॉम्बे केस में इस बात को जो है वह कहा गया था। एसआर बॉम्बे केस 1994 का केस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिसीजन था। इसके बाद बच्चे एक और केस आता है जिसकी रामेश्वर प्रसाद केस कहा जाता है, और इसमें यह कहा कि बच्चे कुछ तो क्राइटेरिया तय करें, कुछ तो क्राइटेरिया हो कि क्या रीजन हो जिसके बेस पर आर्टिकल 356 आप कहीं इंपोज कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ये नहीं कि मनमाना जब मन आया आपने पार्टी पॉलिटिक्स के चलते कहीं पर भी जो 356 है उसको इंपोज कर दिया। इसके बाद बच्चे हम बात करते हैं सरकारीय कमीशन जो है वह क्या कहता है। इसके बारे में एक कमीशन है, आप तो जानते होंगे, सरकारिया कमीशन की हम बात करें और पुंछी आयोग की बात करें, सरकारिया एंड पुंछी आयोग। तो सरकारी कमीशन कहता है कि सबसे लास्ट ऑप्शन में ही 356 का यूज करना चाहिए। और यहां पर जब हम पुंछी कमीशन की बात करें तो पुंछी कमीशन ने भी यही कहा कि देखो 356 का तो यूज अगर आप कर रहे हैं ना, तो इसके लिए आप एक तरह से लोकलाइज जो अप्रोच है उसका यूज करें। मतलब अगर मान लीजिए कुकी और मैती के बीच में जिस जगह पर एथनिक वायलेंस ज्यादा है, आप केवल उसी क्षेत्र में लगा दो ना, पूरे स्टेट में क्यों लगा रहे हो। तो यहां पर पुंछी कमीशन ने कहा कि एक लोकलाइज अप्रोच का यूज किया जाना चाहिए। समझिए इस बात को, सरकारीय कमीशन है ना, एंड पुंछी कमीशन एंड बॉम्बे केस। अब विधानसभा का क्या होगा। विधानसभा सस्पेंडेड होगी, डिसॉल्व नहीं हुई, ध्यान रखना। विधानसभा जो है निलंबित होना और भंग होना में अंतर है। तो बच्चे इसमें क्या हुआ कि जो विधानसभा है ना ये सस्पेंडेड है, ये सस्पेंडेड है, अभी भी इसके पास मान लीजिए मेजोरिटी है, ये सस्पेंडेड है, निलंबित है, ये डिसॉल्व नहीं है, ये डिसॉल्व नहीं है, भंग नहीं है, केवल सस्पेंडेड है। तो अब अगर मान लीजिए राष्ट्रपति शासन हट गया, तब ऐसे में क्या होगा, राष्ट्रपति शासन हट गया तो यहां पर जो सरकार सस्पेंडेड थी वो फिर से पावर में आ जाएगी, वो फिर से अपनी सरकार बनाएगी, फिर से गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है, ठीक है, डिसॉल्व नहीं की जाएगी। ध्यान रखना, जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रपति शासन का अनिवार्य परिणाम क्या नहीं होगा, तो यहाँ पे विधानसभा को भंग नहीं किया जाएगा, उसको निलंबित कर दिया जाता है, ठीक है, अनिवार्य नहीं है कि इसको जो है वह डिसॉल्व किया जाए। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। असेंबली को सस्पेंडेड रखा जाता है, डिसॉल्व नहीं किया जाता है। अगर केंद्र सरकार को लग जाए कि प्रेसिडेंट रूल गलत लगा था और इसको हटा दिया अगर जाए, तब ऐसे में जो गवर्नमेंट है वहां की वो फिर से गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है अगर मेजोरिटी है और रिजॉल्व नहीं हुई है तो, ठीक है। तो सस्पेंडेड एनिमेशन इसको हम कहेंगे, और ये बैक टू द लाइफ जो यहाँ का लेजिस्लेचर है वह आ जाएगा। तो ये 356 के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होगी। अनुमोदन कैसे होगा, दोनों सदनों के 2 माह के भीतर आपको कराना होगा। लोकसभा अगर भंग है तब ऐसे में राज्यसभा से अनुमोदन लेना होगा, और जब लोकसभा नहीं आ जाएगी तब विद इन 1 मंथ आपको परमिशन लेना होगा। लाइफ जो है वह पहली बार में 6 मंथ रहेगी, उसके बाद अधिकतम 3 साल रहेगी। हर 6 माह में आप अनुमोदन जो है वह कराएंगे। आर्टिकल 355, 356, 357, 365 ये सारे जो आर्टिकल्स है वह इससे जुड़े हुए हैं। मुंबई के सरकारी आयोग, पुंछी आयोग है ना। विधानसभा का क्या होगा, डॉक्टर BR अंबेडकर ने डेड लेटर क्यों कहा। फुटबॉल स्टेडियम कहा जाता है क्योंकि इसकी जो घाटी है वह 10% है और बाकी जो है वह 90% है। 10% भूभाग पे रहते हैं मैतेई, जो कि एक तरह से अभी एसटी में नहीं है, बट एसटी जब इन्होंने स्टेटस चाहा, इनके पास ज्यादा अवसर आ जाएंगे और इसलिए कुकी से इनका विद्रोह हो गया और इस तरह से ये एथनिक वायलेंस में बदल गया। तो यहां पर ये सारी इसकी चीजें हैं। तो आप, मुझे लगता है कि आप मणिपुर के बारे में 356 की जो कहानी चली इसके बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। फिर भी आपको लगता है कि कुछ आपके कमेंट्स बच गए, आपके क्वेश्चंस बच गए, सो प्लीज कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।